मेरे पिताजी बीमार थे और उनकी देखभाल के लिए मैं काम से छुट्टियां लेने लगा, जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई और पिताजी के इलाज के लिए पैसे भी खत्म होने लगे। तो मेरे लिए काम करना बहुत ज़रूरी हो गया। मैंने एक कंपनी में आवेदन किया और इंटरव्यू के लिए जाना था। तो भाइयों से कहा कि कल पिताजी को देख लेना, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। और अगली सुबह भाई अपने अपने कामों पर चले गई और पिताजी को संभालते ही इंटरव्यू का समय बीत गया। मैं परेशान होकर एक तरफ बैठ गया। तभी मुझे कॉल आई तो मेरी हैरानी की सीमा ना रही, क्योंकि मुझे मिस्टर विनय, आपको नौकरी से निष्कासित किया जाता है। हमारे ऑफिस में इतनी छुट्टियां स्वीकार नहीं होती। यह शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। उस समय मेरी नौकरी का जाना मेरे लिए घोर परेशानी का कारण बनने वाला था। नई नौकरी मिलने में ना जाने कितना समय लग जाता। इस समय मुझे पैसों की भी बहुत जरूरत थी। मैं किसी भी तरह भी आर्थिक परेशानी का शिकार नहीं होना चाहता था। मेरे हाथ कांपने लगे थे, दिल की धड़कन अनियमित हो चुकी थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने अपनी मजबूरी बताना शुरू कर दी थी। मैंने कहा था कि मैंने इस कंपनी में दिन रात मेहनत की है। मैंने अपना नाम बनाया है। मैंने कभी लापरवाही नहीं की। मैंने कभी जानबूझकर छुट्टियां नहीं ली। मगर आज सिर्फ छुट्टियों की वजह से मुझे निकाला जा रहा है। यह सरासर अन्याय था। मेरी सारी मेहनत एक तरफ रख दी गई थी, सिर्फ अनुपस्थिति को आधार बनाकर मुझे निकाला जा रहा था। मैंने बार बार समझाने की कोशिश की थी। मैंने मैनेजर से विनती की थी कि मेरे हालात को देखें, मेरे घर की जिम्मेदारियां देखें। मगर उनका चेहरा बिल्कुल कठोर हो चुका था। उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि फैसला हो चुका है, मुझे अपना सामान पैक करके ऑफिस छोड़ देना चाहिए। मैंने एक दो बार बॉस से बात करने की कोशिश भी की थी। मैंने उनके कैबिन के बाहर खड़े होकर अंदर जाने की अनुमति मांगी थी, मगर अंदर से जवाब आया था कि अब बात का कोई फायदा नहीं। बॉस ने कह दिया था कि अगर मैनेजर ने आपको निकाला है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी। आधा ऑफिस मैनेजर ही चलाते हैं। अगर हम उनकी काबिलियत पर शक करने लगे तो पूरे ऑफिस की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बॉस के उस पल्ला झाड़ने वाले व्यवहार पर मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे लगा जैसे मेरा कोई यहाँ अपना नहीं रहा। जहां बरसों मेहनत की, वहां आज मुझे पराया समझा जा रहा था। वहां कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए मैं भारी कदमों से ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल आया था। बाहर निकलते ही धूप मेरी आंखों में चुभने लगी थी। मगर असल पीड़ा आंखों की नहीं, दिल की थी। मेरे कदम भारी हो चुके थे, दिमाग सुन हो चुका था। सामने से गुजरते लोगों की आवाजें मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। हर तरफ जैसे शोर था, मगर मेरे अंदर खामोशी थी। मैंने बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर एक बार पीछे मुड़कर ऑफिस को देखा था। वही ऑफिस जहां मैं रोज सुबह उम्मीद लेकर आता था, आज वही जगह मेरे लिए बंद हो चुकी थी। मेरी आंखें भीगने लगी, मगर मैंने खुद को संभाल लिया था। पुरुष होकर रोना मुझे कमजोरी लगता था, मगर दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार थे। उन्हें ब्लड कैंसर था, जो आखिरी स्टेज पर था। इसके साथ साथ वह अस्थमा के रोगी भी थे। कुछ मिनटों में ही उनकी हालत बिगड़कर खतरनाक हद तक गंभीर हो जाती थी। वह तरह तरह की दवाइयां लेते थे, मगर उन्हें दवाइयों की पहचान बिल्कुल नहीं थी। उम्र की वजह से वह बहुत ज्यादा
वृद्ध हो चुके थे। कभी कभी वह पानी मांगते थे और हाथ कांपने लगते थे। कभी सांस लेने में कठिनाई होने लगती थी। उनके चेहरे का रंग बदल जाता था। मैं घबरा कर उनके पास बैठ जाता था, उनका सिर सहलाता था, उन्हें तसल्ली देता था। इसी वजह से मुझे ऑफिस से बहुत ज्यादा छुट्टियां करनी पड़ी। मैंने ऑफिस में छुट्टी की सूचना भी दी थी, मगर फिर भी मुझे निकाल दिया गया था, क्योंकि मैंने जितने समय का आवेदन दिया था उससे ज्यादा छुट्टियां हो गई थी, और मैं और अधिक सूचना भी नहीं दे सका था। असल में पिताजी की तबीयत इतनी खराब रहती थी कि मुझे किसी चीज का होश ही नहीं रहता था। कभी रात को अचानक उनकी सांस रुकने लगती थी। मैं भागकर डॉक्टर को फोन करता था। कभी एम्बुलेंस बुलानी पड़ती थी, कभी अस्पताल ले जाना पड़ता था। कई रातें मैंने कुर्सी पर बैठकर गुजारी थी। नींद आंखों से कोसों दूर हो जाती थी। तब जाकर पिताजी की हालत संभली तो मुझे होश आया। मैंने अपना अकाउंट देखा जो तेजी से खाली हो रहा था। तब याद आया कि पिताजी की सेवा सिर्फ घर पर मौजूद होने से नहीं होती, बल्कि पैसों का होना भी जरूरी होता है। दवाइयाँ सस्ती नहीं थी, इंजेक्शन महंगे थे, टेस्ट अलग थे। हर दिन नया खर्च खड़ा हो जाता था। मैंने पत्नी को पिताजी का ख्याल रखने की कही थी। मैंने कहा था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर तुम संभाल लेना। आज मैं ऑफिस के लिए निकला था, इस उम्मीद के साथ कि शायद हालात बेहतर हो जाए, मगर यहाँ आकर पता चला कि मेरी नौकरी खत्म हो चुकी है। मेरा दिल रुक रुक कर धड़कने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि इस परेशानी की हालत में कहाँ जाऊं और क्या करूं। जेब में पड़े कुछ नोट मुझे व्यंग्यात्मक अंदाज में देख रहे थे। लग रहा था जैसे वह भी कह रहे हो कि अब हम ज्यादा दिन तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। मेरे 4 बच्चे थे जिनकी बहुत सी जरूरतें थी। मैंने उन्हें पहले ही प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में डाल दिया था। दिल पर पत्थर रख कर यह फैसला किया था। बच्चों की आंखों में मायूसी देखी थी, मगर मजबूरी थी। मेरी पत्नी भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, ताकि घर के खर्च में मेरा साथ दे सके। बच्चों के ट्यूशन से कुछ पैसे आ जाते थे, इससे घर का राशन आ जाता था। मेरी तनख्वाह घर के बिल, सब्जी और पिताजी की दवाइयों पर लग जाती थी। मैंने कभी शिकायत नहीं की थी। मैं मेहनत को अपना गहना समझता था। मगर अब जब नौकरी ही ना रही तो सारी व्यवस्था बिखरने वाली थी। मुझे सबसे ज्यादा चिंता पिताजी की दवाइयों की थी। अगर दवाई बंद हो जाती तो उनकी सांस रुक सकती थी, उनकी तकलीफ बढ़ सकती थी। मैं सोच रहा था कि कल अगर पैसे ना हुए तो मैं क्या करूंगा, बच्चों के खर्चे कैसे पूरे करूंगा, बिजली का बिल कैसे भरूंगा, राशन कहाँ से आएगा, पिताजी को अस्पताल कैसे ले जाऊंगा। यह सब ख्याल मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मेरा सिर भारी हो गया था, सीना बोझल होने लगा था। मैंने सड़क किनारे खड़े होकर गहरी सांस ली थी, मगर सांस भी पूरी नहीं आ रही थी। मेरे सामने जिंदगी का सारा बोझ एकदम ही आन खड़ा हुआ था। मैंने आसमान की तरफ देखा था, आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मैंने मन ही मन प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, मुझे हिम्मत दे, मुझे टूटने ना दे, मेरे बच्चों को भूखा ना होने दे, मेरे पिताजी को तकलीफ से बचा ले। मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मजदूरी करनी पड़े, चाहे दिन रात काम करना पड़े, मगर अपने घर को बिखरने नहीं दूंगा। नौकरी चली गई थी, लेकिन अब मुझे इसका कोई ना कोई हल निकालना था। ऐसे हाथ पर हाथ रख कर बैठ
बैठा नहीं रह सकता था। हालत ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं खुद को दोबारा खड़ा करूं। मैं घर वापस आया और पिताजी के पास जाकर बैठ गया। सामने अखबार रखा और नौकरियों के विज्ञापन देखने लगा। मेरी नजरों से बेशुमार विज्ञापन गुजर रहे थे। उस समय मेरे लिए कोई बड़ी या छोटी नौकरी का भेद नहीं था। मुझे जो भी मिल जाती वही स्वीकार थी। इसलिए मैं हर विज्ञापन पर ध्यान देता और जहां भी संभव होता फौरन फार्म भर देता। दिन बीतते जा रहे थे और कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। हर बार दिल में उम्मीद जागती और फिर खामोशी देखकर टूट जाती। मगर मैं हार मानने वाला नहीं था। मैं बार बार फार्म भरता और मन ही मन प्रार्थना करता कि कहीं से तो दरवाजे खुले। कई दिन इसी उधेड़ बुन में बीत गई। निराशा बार बार आती मगर मैं खुद को संभाल लेता। आखिरकार बहुत सारे इंतजार और बेशुमार नाकामियों के बाद एक जगह से मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई। वह सुपर एडवाइजर की नौकरी थी। इसके लिए एमएससी की आवश्यकता थी। मेरी शिक्षा डबल एमए थी, इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं थी। मेरे पास अनुभव भी था और आत्मविश्वास भी। मुझे लगा यह नौकरी मुझे आसानी से मिल सकती है। जब फोन आया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कई दिन बाद किसी ने मुझे योग्य समझा था। मैं फौरन पिताजी के पास गया और उन्हें बताया कि मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई है। उनकी आंखों में भी खुशी की चमक आ गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान सब अच्छा करेंगे। उस समय मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी में दोबारा रोशनी आ रही हो। अगले दिन मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। रात होते ही अजीब सी घबराहट शुरू हो गई। मैं वही काम करता था कि दूसरों के इंटरव्यू लिया करता था और आज खुद उम्मीदवार बनकर जाना था। समय वाकई इंसान को कहां से कहां ले जाता है। कभी आदमी कुर्सी पर बैठा होता है और कभी उसी कुर्सी के सामने खड़ा हो जाता है। मैं बार बार अपने कपड़े देखता रहा, अपने पेपर्स इकट्ठा करता रहा। दिल में बार बार यही बात आ रही थी कि यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। भाग्य ने मुझे एक और मौका दिया था और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। उसी रात पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मैं बार बार उठकर उनके पास जाता रहा, उन्हें दवाइयां देता रहा, पानी पिलाता रहा। नींद आंखों से गायब हो गई थी। सुबह हुई तो पिताजी की तबीयत कुछ संभली हुई लग रही थी। मैंने सोचा कि अब इंटरव्यू के लिए निकल जाऊं, लेकिन दिल संतुष्ट नहीं हो रहा था। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही थी। मैंने सोचा कि इसी भाई को कह दूं कि वह पिताजी के पास रुक जाए। मैं एक भाई के पास गया और कहा कि पिताजी का ख्याल रख लेना, मुझे नौकरी के लिए जाना है। उसने कोई स्पष्ट जवाब ना दिया। मैं दूसरे भाई के पास गया और फिर तीसरे के पास गया। सबको बारी बारी समझाया कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जरा ख्याल रखिएगा। मगर सब अपने अपने कामों में व्यस्त नजर आ रहे थे। किसी ने गंभीरता से बात नहीं ली। मैं घर वापस आ गया और इंतजार करने लगा कि कोई भाई आ जाए। समय बीतता रहा मगर कोई नहीं आया। फिर मैंने पता किया तो पता चला कि सब अपने अपने कामों पर निकल गए हैं। पिताजी की देखभाल के लिए कोई भी नहीं आया था। पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए कमजोर नजर आ रहे थे। उनकी सांस भारी थी। मैं उनके पास बैठ गया। दिल में अजीब सी बेबसी थी। एक तरफ नौकरी का है मौका और दूसरी तरफ पिता की कमजोर हालत। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। कभी घड़ी देखता और कभी पिताजी की तरफ। समय हाथ से निकलता जा रहा था। इंटरव्यू का समय करीब आ रहा था
और मैं अभी तक घर में ही था। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की। दिल कहता था निकल जाऊं, यह मौका बार बार नहीं मिलता। मगर अंतरात्मा कहती थी कि अगर पिताजी को कुछ हो गया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। मैं पिताजी के पास बैठा रहा, उनके हाथ पर हाथ रखा, उनके चेहरे को देखता रहा। वह कमजोरी से आंखें खोलते और बंद करते थे। मेरा दिल और घबरा जाता। इसी कसमकस में समय बीतता गया। आखिरकार इंटरव्यू का समय निकल गया। मैं घर ही बैठा रह गया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। मैंने कभी ऐसी परेशानी करने वाली स्थिति का सामना नहीं किया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने सही किया या गलत। दिल में एक तरफ अफसोस था कि शायद मैंने अपना भविष्य खो दिया है। दूसरी तरफ सुकून था कि मैंने पिताजी को अकेला नहीं छोड़ा। मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर देखता रहा। सड़क पर लोग अपने कामों में व्यस्त थे और मेरी जिंदगी जैसे एक जगह ठहर गई थी। आंखों में नमी आ गई थी। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि वह मेरे लिए कोई बेहतर रास्ता निकाल दे, क्योंकि मैं जानता था कि इंसान कोशिश करे तो रास्ते खुद बनते हैं। मैं टूटा जरूर था, मगर हारा नहीं था। मुझे अब भी विश्वास था कि मेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। शाम धीरे धीरे गहरी हो रही थी। सूरज ढल रहा था और आसमान पर हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी। मेरे दिल में भी अजीब सा बोझ उतर रहा था। लग रहा था जैसे सारा दिन मेरी जिंदगी से ताकत निचोड़ कर ले गया हो। मैं पिताजी के पास आकर बैठ गया। वह अरद बेहोशी की हालत में लेटे थे। उनकी सांस अब भी भारी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी ठंडी उंगलियां मेरे हाथ में आकर जैसे मेरे दिल को और ज्यादा कमजोर कर गई। मैंने मन ही मन सोचा कि इंसान की असली परीक्षा शायद यही होती है, जब एक तरफ जिम्मेदारियां हो और दूसरी तरफ हालात रास्ता रोक ले। मैं खुद को मजबूत समझता था, मगर उस दिन मुझे अपनी कमजोरी का अंदाजा हो रहा था। मैंने पिताजी के सिर पर हाथ फेरा। उनके माथे पर पसीना था। मैंने कपड़े से साफ किया और दिल में प्रार्थना की कि भगवान इन्हें सेहत दे दे, क्योंकि अगर पिताजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन चमकी। फोन वाइब्रेट होने लगा। मैंने चौंक कर मोबाइल देखा। एक नाम नजर आ रहा था जो मेरे लिए नया था। दिल धड़कने लगा, हाथ कांप गए। मैंने कुछ पल सोचा कि उठाऊं या ना उठाऊं, फिर हिम्मत करके कॉल रिसीव कर ली। उधर से एक गंभीर आवाज आई। उन्होंने मेरा नाम लिया और पूछा कि क्या मैं ही विनय हूँ। मैंने कहा हाँ। उन्होंने बताया कि मैंने जिस कंपनी में सुपर एडवाइजर के पद के लिए आवेदन किया था, वहां से बात हो रही है। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे लगा शायद वह यह कहने वाले हैं कि क्योंकि मैं इंटरव्यू में नहीं आया, इसलिए मुझे रद्द कर दिया गया है। मगर अगले शब्दों ने मुझे अंदर से हिला दिया। उन्होंने कहा कि हम आपका काफी समय से डाटा देख रहे थे। आपकी पुरानी कंपनी से भी आपके बारे में जानकारी ली गई थी। आपका रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। आपने इंटरव्यू के दिन ना आने की सूचना दी थी कि घर में इमरजेंसी है। हमने आपके आवेदन को रद्द करने के बजाय होल्ड पर रखा है। आज बोर्ड ने फैसला किया है कि हम आपको एक मौका देना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं तो कल आपको फाइनल मीटिंग के लिए आना होगा। मेरे हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया था। आंखें भर आई। कुछ पल तक मैं बोल नहीं पाया।
दिल जैसे सीने से बाहर निकल रहा था। फिर मैंने खुद को संभाला और धीमी आवाज में कहा कि जी मैं जरूर आऊंगा। उन्होंने पता बताया और टाइम समझाया और फोन बंद हो गया। मैं वहीं बैठा रह गया। मोबाइल अभी तक मेरे हाथ में था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू गम के नहीं थे, यह खुशी के आंसू थे। मैंने आसमान की तरफ देखा, मन ही मन कहा कि हे ईश्वर तूने सुन ली। मैंने पिताजी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैंने कहा कि पिताजी भगवान ने हमारे लिए रास्ते बना दिए हैं। मैं फौरन उठकर रसोई में गया, पानी लाया, पिताजी को पिलाया, उन्हें दवा दी। फिर बच्चों के पास गया। वह कमरे में बैठे पढ़ रहे थे। मैंने उनके सिर पर हाथ फेरा। मेरी पत्नी ने मेरी आंखों में आंसू देखे। उसने पूछा क्या हो गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि भगवान ने कृपा कर दी है, मुझे कल दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। मेरी पत्नी की आंखों में भी चमक आ गई। उसने फौरन हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद किया। बच्चों के चेहरे खिल गए। घर का माहौल जो कुछ देर पहले बोझल था, अब हल्का होने लगा था। मुझे लगा जैसे दीवारों में भी नई जान आ गई हो। रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई। मैंने अपने कपड़े तैयार किए, फाइल संभाली, कागजात व्यवस्थित किए। बार बार भगवान से प्रार्थना करता रहा। दिल में एक ही बात थी कि अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। मैंने सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा नहीं। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में आंख खुल गई। मैंने स्नान किया, पूजा की, प्रार्थना की, पिताजी के पास गया। वह सो रहे थे। उनकी सांस आज तुलनात्मक रूप से बेहतर थी। मैंने दिल में धन्यवाद दिया। मैंने पत्नी को समझाया कि आज पिताजी का खास ख्याल रखना। मैं इंटरव्यू के बाद फौरन वापस आ जाऊंगा। मैं घर से निकला तो मैंने हवा में हल्की सी ठंडक महसूस की। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। सड़क पर लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे, मगर आज मुझे सब कुछ अलग लग रहा था। आज मुझे अपने कदम हल्के महसूस हो रहे थे, जैसे मैं किसी अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जा रहा हूँ। मैं टाइम पर कंपनी पहुंच गया। बड़ी बिल्डिंग थी। अंदर दाखिल हुआ तो दिल में फिर हल्की सी घबराहट हुई, मगर मैंने खुद को संभाला। रिसेप्शन पर नाम बताया। मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया गया। कुछ देर बाद 3 लोग अंदर आए। उन्होंने मेरा परिचय लिया, मेरे अनुभव पर बात की, मेरी पिछली कंपनी के बारे में पूछा। मैंने सच सच सब कुछ बताया। मैंने कहा कि मैंने नौकरी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी, बल्कि हालात ने मजबूर किया था। मैंने पिताजी की बीमारी का जिक्र किया। मैंने कहा कि मैं काम से नहीं भागता, बल्कि जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। वह लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा कि हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो दबाव में भी खड़े रहे। आपका व्यवहार हमें पसंद आया है। कुछ पलों बाद उन्होंने फैसला सुनाया कि मुझे सुपर एडवाइजर का पद दे दिया जाएगा। तनख्वाह मेरी पिछली नौकरी से अच्छी थी, साथ मेडिकल सुविधा भी थी। यह सुनते ही मेरे शरीर में जैसे जान आ गई। मैंने धन्यवाद दिया। मैंने मन ही मन कहा कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं बिल्डिंग से बाहर निकला तो सूरज पूरी तरह से निकल चुका था। रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली। मुझे लगा जैसे आज वाकई मेरी जिंदगी का नया दिन शुरू हुआ है। मैंने फौरन घर फोन किया, पत्नी को बताया। वह रोने लगी। वह खुशी से रो रही थी। मैंने फोन बंद किया और आसमान की तरफ देखा। मैंने सोचा कि जिंदगी हमें तोड़ने आती है, मगर इंसान अगर हिम्मत ना छोड़े तो ईश्वर खुद सहारा बना देता है। मैं जान गया था कि परेशानियां हमेशा के लिए नहीं होती,
बस इंसान को धैर्य के साथ दरवाजा खटखटाते रहना चाहिए। मैंने कदम बढ़ाए और दिल में एक नया विश्वास लेकर घर की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि अब मुझे मालूम था कि मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से शुरू हुई है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।